सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन पे ग्रैंड लीग्स कैसे विन करें। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक 14 ग्रैंड लीग्स अपने नाम कर चुका हूं और ये मैंने कैसे किया है ये मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड लीग्स विन करने के लिए कोई भी लक की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग कहते हैं ना कि लकी था, जीत गया, किस्मत ने साथ दिया इसलिए जीत गया, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं मानता। आप 90% माइंड और 10% लक के ऊपर आप पूरा ग्रैंड लीग्स विन कर सकते हो। एक तरफा आप मैच जीत सकते हो। अगर आपने दिमाग से अगर खेला तो एक तरफा आप क्लीन स्वीप कर सकते हो। मैंने क्लीन स्वीप किया भी था। ये लास्ट में जो T20 मैच था और ODI मैच था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का T20 मैच मेरा काफ़ी बेहतरीन गया। वनडे भी मेरा काफ़ी बेहतरीन गया। ये कैसे गया मैं आज आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। ग्रैंड लीग्स विन करने के लिए आपको 4 चीज़ पता होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है पिच रिपोर्ट, उसके बाद है प्लेयर कॉम्बिनेशन, उसके बाद है तीसरी है कि कौन सी टीम जीत रही है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसके फेवर में टीम बनाइए और तभी आप ग्रैंड लीग्स विन कर सकते हो। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा है कॉन्टेस्ट, कि आप कौन सा कॉन्टेस्ट खेलते हो। ये 4 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रैंड लीग्स विन करना चाहते हो तो ये इन 4 चीज़ों पे आपको काम करना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट पे। तो सब पिच रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प है, स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प है या बैट्समैन को ज़्यादा हेल्प है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प है या फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प है या फिर बैट्समैन को हेल्प है, जैसे कि हुआ पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है और आपने पूरे के पूरे फास्ट बॉलर्स रख ली, तो आप यहीं से आप हार जाते हो। उसके बाद आप बोलते हो कि कैसे भी करके मेरा पैसा जो लगाया हूँ कम से कम वो वापस आ जाए। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पहले पिच रिपोर्ट देखिए, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प है या स्पिनर्स को हेल्प है, और उसके बाद आप टीम बनाइए। अगर पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है तो आप 4 से 5 स्पिनर्स अपने टीम में रखें। जितने भी स्पिनर्स हैं उन सभी को अपने टीम में रखें। मात्र अगर जैसे कि 1% भी अगर सिलेक्शन है और वो स्पिनर्स खेल रहा है तो फिर भी आप उसे टीम में रखें, क्योंकि पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है और 1% उसका सिलेक्शन है और उसने अगर 3 विकेट निकाल दिया तो फिर आप तो यहीं पे क्लीन स्वीप कर जाओगे। क्योंकि आप अगर जैसे कि फास्ट बॉलर एक है 99% का, 98% का, उसे आपने भी रखा और जो अगली वाली 98% टीम में वो रहेगा, तो अगर आपका विकेट निकाला तो उसका भी निकालेगा और आपका नहीं निकाला तो उसका भी निकालेगा। अगर वो उस फास्ट बॉलर्स की जगह पे आप 1% वाला सिलेक्शन वाला स्पिनर्स को अपनी टीम में रख लोगे तो वो 98% वाला फास्ट बॉलर्स जो कि 0 पॉइंट दे के जा रहा है और आपके पास 1% वाला सिलेक्शन वाला प्लेयर जो कि जिसे किसी ने नहीं देखा, लगभग 1% वाला सिलेक्शन, लगभग जैसे कि 1 लाख वाला इंसान है, कॉन्टेस्ट है, तो उसमें से कितना 1000 आदमी के पास मात्र वो बॉलर्स है जो 1% सिलेक्शन का, और जो 98% सिलेक्शन का है वो लगभग कितना 80,000 या 90,000 के लगभग अराउंड में। इसी तरह सभी के टीम में, लगभग की सभी के टीम में रहने वाला है वो प्लेयर, और वो अगर विकेट नहीं निकालता है तो फिर तो आप वही 98 99 के परसेंट में बीच में आप भी चले जाओगे। तो फिर आप ग्रैंड लीग कैसे विन कर सकते हो। अगर आपने 1% वाला सिलेक्शन वाले प्लेयर को रखा और उसने 4 विकेट या 3 विकेट निकाल दिया, अगर वो आपका CBC भी नहीं है फिर भी आप उसे अगर सिर्फ टीम में रखते हो तो फिर भी आप क्लीन स्वीप कर सकते हो, क्योंकि वो 1% सिलेक्शन है उसका और आपका वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम लो हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि मात्र 1%, जैसे कि 1 लाख वाला कॉन्टेस्ट है उसमें से आपके पास
1% वाला सिलेक्शन वाला प्लेयर है और उसने 4 विकेट निकाल दिया, तो मात्र आपको 1000 टीम से आपको लड़ना होगा। और अगर आपने उस 1% वाला सिलेक्शन को नहीं रखा तो फिर वो अगर 4 विकेट निकाल दिया तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप ग्रैंड लीग्स विन नहीं कर पाओगे। आप वहीं पे बोलोगे बस मेरा पैसा कैसे भी वापस आ जाए, तो पैसा वापस करने के लिए थोड़ी ना आप ग्रैंड लीग खेलते हो, आपको तो पैसा वापस जीतना है। तो पैसा जीतने के लिए आपको रिस्क लेना होगा। आपको अगर पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है तो फिर स्पिनर्स को आप टीम में रखें, और अगर फास्ट बॉलर्स को हेल्प है तो आप कभी भी सिलेक्शन पे ना जाए, सिलेक्शन परसेंटेज पे कभी ना जाए। मैं भी पहले यही करता था, देखता था कि 90% 80% सिलेक्शन है तो मैं उसको ले लेता था, और बाद में देखता था कि विकेट लेस चला गया तो बहुत ही खराब लगता था। 90% सिलेक्शन है और जिसका 2 या 3% सिलेक्शन था वो 4 या 5 विकेट निकाल के चला जाता था। तो वही देखते हुए मैंने भी रिस्क लेना स्टार्ट किया। आप बिना रिस्क लिए कभी भी ग्रैंड लीग्स विन नहीं कर सकते हो, और एक टीम से आप कभी विन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं बैट्समैन। अगर बैट्समैन पीछे है तो क्या करें। तो बैट्समैन अगर पीछे है तो आप जो ओपनर है इंडिया की, जैसे कि इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और सुमन गिल ओपनर है और बैट्समैन पीछे, तो वहां से टॉप 4 के बैट्समैन जो है उन चारों को अपने टीम में रखें। टॉप 4 या टॉप 3, ये मतलब 3 से 4 बैट्समैन को आप, जो पहले बैटिंग करता है उसको आप टीम में रखें, जो सेकेंड बैटिंग जो करता है उसके आप ओपनर्स को ड्रॉप कर सकते हो। दोनों में से एक ओपनर को आप ड्रॉप करो, जो अगर बैटिंग पिच है फिर भी आप 2 में से एक ओपनर को ड्रॉप करो, जो टीम चेस करती है उसके, और जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके आप दोनों ओपनर रखो, और जो 1 डाउन आने वाला है उसको भी आप टीम में रखो। तो क्या होता है, अगर जैसे जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम में ओपनर आएगा, एक ओपनर 50 मारेगा लगभग, और दूसरा ओपनर सेंचुरी भी मार सकता है। जो अगर बैटिंग पिच है तो अगर क्लासिक बैट्समैन है तो वो मार सकता है सेंचुरी भी, और अगर रोहित शर्मा सुमन गिल जैसा बैट्समैन है तो वो दोहरा शतक भी मार सकता है। और नंबर 3 पर आ जाता है विराट कोहली, जैसे कि इंडिया में। तो विराट कोहली आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली किस तरह के बैट्समैन है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टॉप 3 या टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, मतलब कि ये 3 बैट्समैन को आप टीम में रखें। अगर इंडिया पहले जैसे अगर बैटिंग पिच है तो, और अगर चेस करती है, अगर बैटिंग पिच है और कोई टीम चेस करती है तो आप वहाँ के लोअर ऑर्डर के बैट्समैन लो, मतलब मिडिल ऑर्डर के 4 या 5 नंबर के ओपनर्स वहाँ के चलने वाले नहीं है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। कभी कदार मैच में आप देखते होंगे कि कभी कदार कोई ना कोई ओपनर चेस में रन मारता है, सेंचुरी मारता है, लेकिन हर बार आप लगभग कई बार आप देख चुके होंगे कि सेकेंड बैटिंग का जो ओपनर है वो जल्दी आउट हो जाता है, क्योंकि तब तक पिच बहुत धीमी हो जाती है और स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने लगती है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर बैट्समैन पिच है तो वहाँ पे आप स्पिनर्स को रखें, फास्ट बॉलर वहाँ पे विकेट लेस चले जाते हैं। अगर फास्ट बैटिंग पिच है तो वहाँ पे आप स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बॉल काफ़ी ज़्यादा टर्न होती है और इसलिए वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प होती है। और फास्ट बॉलर तो विकेट लेस चले जाते हैं अगर बैटिंग पिच है तो, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उसकी धुनाई होती है फास्ट बॉलर्स की, और स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि क्वालिटी स्पिनर्स है उन सभी को आप अपने टीम में रखें। ज़्यादा बैट्समैन को आप, ज़्यादा बॉलर्स को आप टीम में ना रखें, और ऑलराउंडर्स को आप टीम में रखें। जैसे कि जो स्पिन ऑलराउंडर है वो अगर बैटिंग आया तो बैटिंग में भी अच्छा खासा रन पॉइंट दे सकता है, और अगर फील्डिंग आया तो फील्डिंग भी आपको कर सके दे सकता है, और अगर बॉलिंग आया और स्पिन है और बैट्समैन पीछे तो आपको विकेट निकाल के भी दे सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्लेयर सिलेक्शन में कभी ना जाएं, और अगर 1% भी सिलेक्शन है उस प्लेयर का और स्पिनर पिच है तो आप उसे आप जरूर टीम में रखें, और वो आपको जरूर विकेट निकाल के देगा। कभी कदार ऐसा होता है कि कोई स्पिनर पिच है और कोई स्पिनर विकेट लेस चला जाता है, लेकिन लगभग आप हर मैच में देखते होंगे कि
अगर स्पिनर पीछे तो वहां पे हर स्पिनर विकेट निकालता है, चाहे वो 0% सिलेक्शन का क्यों ना हो। तो ये हो गई पिच रिपोर्ट। अब आ जाते हैं प्लेयर कॉम्बिनेशन में। तो प्लेयर कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टीम में कितने ज्यादा लेफ्टी हैं, कितने ज्यादा राइटी हैं। ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है ग्रैंड लीग विन करने के लिए। तो मान के चलिए कि इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 में आपको बनाता हूं एक ओपनर हो गया रोहित शर्मा, उसके बाद सुमन गिल, उसके बाद विराट कोहली, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे केएल राहुल, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पे कुलदीप यादव, नंबर 9 पे मोहम्मद शमी, नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह, और नंबर 11 पे मोहम्मद सिराज। तो ये मैं एक प्लेइंग 11 बनाया हूं। और अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो कि लगभग 95% यूट्यूबर्स जो कि फैंटेसी टीम देते हैं यूट्यूब पे देखते हैं। मैंने भी देखा था बहुत सारे यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो देखे थे, और किसी ने भी ये नहीं बताया था कि कैसे कौन सा प्लेयर किसको आउट करता है या कौन सा किसको रन मारता है। ये मैं आपको आज बताता हूँ। बहुत सीक्रेट की बात है, ज़्यादा किसी को बताइएगा नहीं, अपने मन में रखिएगा, लेकिन मैं आपको शेयर करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसे ग्रैंड लीग्स विन की है वैसे आप भी ग्रैंड लीग्स विन करो। तो मैं आपको बता दूं कि जो राइटी होते हैं जैसे कि इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, इनको आउट करता है लेग स्पिनर। लेग स्पिनर हो गया जैसे कि कुलदीप यादव तो चाइना मैन है। लेग स्पिनर्स हो गया जैसे कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, तो ये सब लेग स्पिनर है। और लेफ्टी को आउट करते हैं ऑफ स्पिनर, जैसे कि ऑफ स्पिनर इंडिया में है वर्सिटन सुंदर, और ऑफ स्पिनर कौन है इंडिया में, इसी तरह काफी सारे ऑफ स्पिनर भी हैं, जैसे कि केदार यादव थे एक हमारे, वो भी ऑफ स्पिनर थे। तो इसी तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप देखिएगा कि राइटी स्ट्राइक पे है तो अगले वाले जो दूसरी टीम है वो तुरंत लेग स्पिनर लगा देगी। जैसे कि मान के आप चलिए कि स्ट्राइक पे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और लाबुशेन ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, तो अब देखिएगा कि तुरंत इंडिया के जो कैप्टन है वो तुरंत रविंद्र जडेजा को टीम में स्ट्राइक लाएगा बॉलिंग पे और वो विकेट निकाल के जाएगा, क्योंकि लेग स्पिनर्स काफी ज्यादा जल्दी आउट करते हैं राइटियों को। और एक स्पिनर और है, ये लेग ऑफ स्पिनर और है एक, ये रविंद्र चंद्र अश्विन, ये ऑफ स्पिनर है। तो आप देखते होंगे कि अगर लेफ्टी है स्ट्राइक पे जैसे कि
लेफ्टी कौन है? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में लेफ्टी है डेविड वार्नर, और काफ़ी सारे लेफ्टी भी है। तो अब जैसे देखता हूँ कि लेफ्टी स्ट्राइक पे है, तुरंत इंडिया की तरफ से रविचंद्र अश्विन को स्ट्राइक पे लाया जाता था। अगर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है तो जडेजा और अश्विन एक दूसरे तरह साथ में बॉलिंग करते थे। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि लेग स्पिनर हमेशा राइटियों को आउट करता है और ऑफ स्पिनर हमेशा लेफ्टियों को आउट करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने एक प्लेइंग 11 तैयार की थी। जैसे कि यहाँ पे है रोहित शर्मा, सुमन गिल, रोहित शर्मा राइटी, सुमन गिल राइटी, विराट कोहली राइटी, श्रेयस अय्यर राइटी, केएल राहुल राइटी, हार्दिक पांड्या राइटी, रविंद्र जडेजा लेफ्टी, कुलदीप यादव लेफ्टी, मोहम्मद शमी राइटी, जसप्रीत बुमराह राइटी और मोहम्मद सिराज राइटी। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के कितने राइटी हो गए इस टीम में। रोहित शर्मा 1, सुमन गिल 2, विराट कोहली 3, श्रेयस अय्यर 4, केएल राहुल 5, हार्दिक पांड्या 6 और कुलदीप रविंद्र जडेजा लेफ्टी, मोहम्मद शमी 7, जसप्रीत बुमराह 8 और मोहम्मद सिराज 9 राइटी है इस टीम में। एक टीम में 9 राइटी, और जैसे कि मैच है अगर, तो ये 9 राइटी है, एक टीम में 9 राइटी और ये 9 राइटी है। तो आप मान के चलिए कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था आपने देखा होगा लास्ट सीरीज, तो उसमें T20 में आपने देखा होगा सुमन गिल को, सूर्य कुमार यादव को लास्ट शुरू के 2 मैच में, और इन सभी को अखिल हुसैन, अल्जारी जोसेफ ये सब आउट करते थे ना। और आपने देखा होगा तिलक वर्मा एक इकलौता ऑलराउंडर था, और नहीं, तिलक वर्मा एक इकलौता लेफ्टी था, और कौन था, और एक ये ईशान किशन, ये 2 लेफ्टी थे। ईशान किशन भी आप देखते होंगे कि 20 से 25 रन हर मैच में मार के जाता था वो। क्यों? क्योंकि इंडिया की तरफ से, वेस्ट इंडीज की तरफ से एक भी ऑफ स्पिनर नहीं था। एक था रोस्टन चेस, उसको भी एक मौका दिया गया, उसमें भी वो उसके बाद फिर बाहर हो गया वो। और तिलक वर्मा ने रन कैसे बनाए? क्योंकि वहाँ पे एक भी ऑफ स्पिनर नहीं था, इसलिए तिलक वर्मा ने रन बनाए। और सुमन गिल रन कैसे नहीं बना पाया? क्योंकि वहाँ पे अखिल हुसैन एक लेग स्पिनर था, और शायद लेग स्पिनर था, और वनडे में भी आपने देखा होगा कि मोती आता था, सुमन गिल को ले आता था। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, मतलब हर बैट्समैन नहीं करता है। क्वालिटी बैट्समैन जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सब है, तो ये सब स्ट्रगल उतना नहीं करते हैं। लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर ये सब उतना मायने नहीं रखते, लेकिन जो नया बैट्समैन है उन सभी को काफ़ी जल्दी आउट कर देता है ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, इसी तरह। तो जैसे कि यहाँ पे है 9 राइटी है, और उसके बाद यहाँ है वेस्ट इंडीज की तरफ से लेग स्पिनर कौन कौन है ये आप देखिए। एक है अखिल हुसैन, और दूसरा कौन है? और तो कोई है नहीं। और कोई है क्या? एक सेकेंड, एक इकलौता लेग स्पिनर है। कौन? अखिल हुसैन, वेस्ट इंडीज की तरफ से खेल रहा था, जो प्लेइंग 11 में था। और अगर पिच पे स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प है, तो फिर 9 राइटी और एक अकेला लेग स्पिनर, और पिच पे स्पिनर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प, तो और सिलेक्शन इसका कितना है? 10%, 15% या 20%, 50%, जो भी है 50% से नीचे ही होगा ये सब
मतलब कि जो क्वालिटी स्पिनर नहीं है उन सब का। और ये नौ नौ राइटी के नौ राइटी में से आपको 5 राइटी का विकेट निकाल के अखिल हुसैन दे सकता है। ये आप सोच सकते हो कि अगर प्लेयर का सिलेक्शन 10% है, 5% है और आपको 5 विकेट निकाल के दे दे तो फिर आप यहीं से क्लीन स्वीप कर जाओगे। ये बात को आप ध्यान रखें कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ये जो होता है ना, ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर ऑफ स्पिनर बैट आया बॉलिंग करने तो लेफ्टी तुरंत स्ट्राइक दे देगा राइटी को, और अगर लेग स्पिनर आया स्ट्राइक पे तो फिर लेग स्पिनर अगर आया बॉलिंग करने तो तुरंत राइटी दे देगा, स्ट्राइक दे देगा लेफ्टी को। अगर लेफ्टी के पास अगर लेग स्पिनर आ गया तो वो धो देगा, वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा धोने के लिए, वो हर तरीके से चौका छक्का मार के पूरे ओवर को खराब कर देगा। और अगर राइटी के पास ऑफ स्पिनर आ गया तो वो पूरे खराब कर देगा पूरे ओवर, पूरे 6 बॉल को वो बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकता है। इतना पावर होता है लेफ्टी और राइटी में, इसलिए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हर वक्त आप देखते होंगे कि बहुत बार बोला जाता है लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन उतारा गया ऐसे वैसे, इसलिए उतारा जाता है क्योंकि अगर ऑफ स्पिनर आए स्ट्राइक पे तो लेफ्टी जो है वो स्ट्राइक दे दे राइटी को, और राइटी उसका पूरे 5 बॉल खेल जाए और उसमें बाउंड्री भी लगा सकता है। और अगर लेग स्पिनर आया स्ट्राइक पे तो राइटी तुरंत स्ट्राइक देके और लेफ्टी को दे देगा। और अब आ जाते हैं गूगली बॉल। आपने सुना होगा गूगली बॉल, जैसे कि युजवेंद्र चहल जो करता है और कौन करता है, रवि बिश्नोई करता है। तो ये होता है कि लेफ्टी राइटी दोनों को आउट करने के लिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्टी स्ट्राइक पे या राइटी स्ट्राइक पे, इसलिए इन्हें काफी ज्यादा विकेट निकालता है ये युजवेंद्र चहल। और एक है लेफ्ट आर्म चाइना मैन जो कि कुलदीप यादव है, उसको लेफ्ट आर्म चाइना मैन बोला जाता है क्योंकि वो लेफ्टी राइटी वो भी बाएं हाथ से बॉल करता है, वो लेफ्टी और राइटी दोनों को वो आउट कर सकता है। गूगली बॉल वो भी डालता है। इन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता, युजवेंद्र चहल कुलदीप यादव इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्टी है स्ट्राइक पे या राइटी है, क्योंकि ये दोनों को आउट कर सकते हैं। अगर पिच पे स्पिनर्स को काफी ज्यादा हेल्प है, स्पिनर्स को अगर हेल्प है और स्ट्राइक पे कोई भी हो तो ये देखते होंगे आप LBW निकाल दिया, बॉल्ड मार दिया, कैच आउट निकाल दिया, या लेफ्टी रहे या राइटी, ये किसी को भी आउट कर सकता है। अगर वहीं पे स्ट्राइक पे लेफ्टी है और ये अक्षर पटेल अगर बॉलिंग करने आ गया तो वो धो देगा, अक्षर पटेल के बॉल को पूरे अच्छे तरीके से धो देगा वो। आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था T20 मैच, उसमें अक्षर पटेल बॉलिंग ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक पे निकलस पूरन था, लेफ्टी था, अगर वो आता तो तुरंत मार देता, तुरंत बाउंड्री के बाहर पहुंचा देता। इसलिए आपने देखा होगा कि 4 के 4 ओवर, 1 ओवर भी नहीं कराता था अक्षर पटेल से। और सेकेंड या थर्ड मैच में निकलस पूरन जल्दी आउट हो गया, उसके बाद अक्षर पटेल को पूरे 4 ओवर करा दिए गए। क्यों? क्योंकि निकलस पूरन के जाने के बाद उस तरह के कोई लेफ्टी था नहीं बचा हुआ, इसलिए पूरे के पूरे 4 ओवर करा दिए। और वही अगर निकलस पूरन स्ट्राइक पे रहता या सिमरन हेटमायर, इन दोनों में से कोई भी स्ट्राइक पे रहता तो अक्षर पटेल बॉलिंग नहीं करता। और हार्दिक पांड्या ने भी वही किया था। आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग आता था और किसी को भी, तिलक वर्मा को बॉलिंग देता था, लेकिन अक्षर पटेल को नहीं देता था। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक पे लेफ्टी था। और लेफ्टी के सामने अगर अक्षर पटेल या जडेजा भी आ जाए, जडेजा तो वो तो क्वालिटी स्पिनर है, वो तो निकाल सकता है। अगर अक्षर पटेल और कोई भी स्पिनर आ गया मेन स्ट्राइक पे तो वो मार खा जाएगा पूरा, मतलब कि हर बॉल उसका बाहर बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकता है, इतनी क्षमता रहती है लेफ्टी में अगर उसके सामने अगर लेग स्पिनर आ जाए तो। और वही अगर ऑफ स्पिनर आ जाए, वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, ये सब अगर आ जाए तो तुरंत लेफ्टी आउट हो सकता है। लेफ्टी मतलब कि ऑफ स्पिनर के आगे एक जरा भी उसकी नहीं चलती, लेफ्टी की एक जरा नहीं चलती है ऑफ स्पिनर के आगे।
वो लेफ्टी जैसे ही स्ट्राइक पे आएगा, आपने देखा होगा कि तुरंत बॉल रविचंद्रन और अश्विन या जो भी ऑफ स्पिनर है, तिलक वर्मा एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर आ गया है हमारी टीम में, तो तुरंत आप देखते होंगे कि उसे स्ट्राइक पे तुरंत लाया जाता है और विकेट निकाल भी देगा। अगर लेफ्टी स्ट्राइक पे है और ऑफ स्पिनर कोई आ गया तो वो विकेट निकाल के ही देगा। 90% चांस है, 100 में से 90% चांस है कि वो विकेट निकाल के आपको देगा ही तो देगा। और जो बड़े बड़े बैट्समैन है लेफ्टी, जैसे कि शिखर धवन, और कौन है लेफ्टी बड़ा बैट्समैन, निकोलस पूरन, इसी तरह के जो जो बड़ा बड़ा बैट्समैन है वो सब उतना मतलब खेल जाते हैं वो सब ऑफ स्पिनर, लेकिन जो नए बैट्समैन है वो सब ऑफ स्पिनर उतने अच्छी तरीके से खेल नहीं पाते हैं, इसलिए वो जल्दी आउट हो जाते हैं। ईशान किशन काफी ज्यादा आउट होता है ऑफ स्पिनर के खिलाफ, क्योंकि वो लेफ्टी है और ऑफ स्पिनर बॉलिंग करता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखें कि टीम में कितने लेफ्टी हैं कितने राइटी हैं। अगर इंडिया की टीम में अभी जैसे कि 9 राइटी हैं, तो वेस्ट इंडीज की टीम में कितने लेग स्पिनर है, मात्र एक लेग स्पिनर अकील हुसैन। उन 9 में से आपको 5 से 6 विकेट निकाल के दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो लेग स्पिनर है। तो अब इसलिए आप कैप्टन बनाइए, आप 0 पॉइंट सिलेक्शन ना देखें कि इसका तो 1% सिलेक्शन है, नहीं इसका तो 1% कैप्टन का है, 1% सिलेक्शन का है, 10%। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। फर्स्ट T20 मैच जो था इंडिया वर्स इसका वेस्ट इंडीज का, उसमें तिलक वर्मा का सिलेक्शन कितना था, शायद 6%, और कैप्टन में था, कैप्टन या वीसी में 0.12 इस तरह था, और मैंने कैप्टन बनाया था तिलक वर्मा को उस मैच में। मैं झूठ नहीं बोलेगा, मैंने टीम भी दिखाया था दूसरे मैच में, दूसरे T20 मैच में, और मैंने वहां पे तिलक वर्मा को कैप्टन बनाया था। क्यों? क्योंकि वहां पे रोस्टन चेस नहीं खेल रहा था, और सभी ने सुमन गिल को और सूर्य कुमार यादव और कौन संजू सैमसन, इन सभी को टीम में कैप्टन वीसी करके लाया था। मैंने टीम में भी नहीं रखा था। मैं आपको एक बार वो टीम दिखाना चाहता हूं। तो देख सकते हैं ये टीम मेरा, यहाँ पे मैंने निकोलस पूरन को रखा था टीम विकेट कीपर सेक्शन में, और अगर निकोलस पूरन तिलक वर्मा से कम रन मार देता ना तो फिर मैं वहां पे भी क्लीन स्वीप कर जाता। तो यहाँ पे देखिए मेरे निकोलस पूरन मेरा विकेट कीपर सेक्शन में था, 73 पॉइंट दिया था। तिलक वर्मा 154 पॉइंट दिया था क्योंकि कैप्टन था मेरा। 0.3% शायद सिलेक्शन था, क्या बोलता है जी, नहीं 0.2 या 1 था, इसी तरह कैप्टन में था, और मैंने वहां पे कैप्टन बनाया था तिलक वर्मा को। डेब्यू मैच में मैंने कैप्टन बनाया था तिलक वर्मा को, और 39 रन का पारी खेल के दिया था। और सेकेंड मैच में भी मैंने कैप्टन बनाया था, जो 51 का शायद नॉट आउट पारी खेला था, उस टाइम में भी मैंने कैप्टन बनाया था तिलक वर्मा को। लेकिन मेरा सारा क्लीन स्वीप, जो 3 से 4 मैच में जो मैंने क्लीन स्वीप करना चाहा, उसमें मेरा निकोलस पूरन उसने मेरा खराब कर दिया। अगर निकोलस पूरन तिलक वर्मा से कम रन बनाता ना तो मैं क्लीन स्वीप करता। मैंने विनिंग की है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाई। अगर निकोलस पूरन अगर तिलक वर्मा से कम रन बनाता तो फिर मैं काफी ज्यादा विन करता, और काफी ज्यादा मार्जिन से विन करता, काफी ज्यादा पॉइंट से मैं विन करता। क्यों? क्योंकि लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर नहीं था वेस्ट इंडीज की तरफ से एक भी, और इसलिए आपने देखा भी होगा कि ये यशस्वी जायसवाल उसने भी रन बनाया। रोस्टन चेस था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया रोस्टन चेस। अगर उसके जगह में दूसरा ऑफ स्पिनर होता तो शायद आउट कर देता लेफ्टियों को, लेकिन यशस्वी जायसवाल को शुरू मैच में फर्स्ट मैच में कोई ने शायद आउट कर दिया था, और सेकंड मैच में उसने 88 या 87 इस तरह की पारी खेली थी। क्यों? क्योंकि उधर से ऑफ स्पिनर नहीं थे।
एक था शायद रोस्टन चेस, तो उसको ओवर ही नहीं मिल रहा था। और जैसे भी आप देखते होंगे कि रोस्टन चेस बॉलिंग करने आया, तुरंत सुमन गिल स्ट्राइक पे आ जाता था। जैसे अखिल हुसैन बॉलिंग करने आया, तुरंत यशस्वी जायसवाल आ जाता था स्ट्राइक पे। क्यों? क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन था, और इधर से लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे। तो जैसे लेग स्पिनर आते थे टीम में ये बॉलिंग करने, वैसे ही ये लेग लेफ्टी स्ट्राइक पे आ जाता था यशस्वी जायसवाल। और जैसे ही यशस्वी ये रोस्टन चेस बॉलिंग करने आता था, वैसे ही ये सुमन गिल स्ट्राइक पे आ जाता था। क्यों? क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन था। तो ये दो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। और तीसरा चीज है, तीसरा क्या था? तीसरा थर्ड कौन सी टीम जीत रही है। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टीम जीत रही है। जैसे कि इंडिया वर्स वेस्ट इंडीज़ का मैच है, और आपको पता है कि जैसे कि इंडिया स्ट्रांग है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टीम जीत रही है। अगर वो आपको पता नहीं है, जैसे कि क्या इंडिया वर्स ऑस्ट्रेलिया मैच है और उसमें आपको पता नहीं है कि कौन सी टीम जीत रही है, आप किसी भी बैट्समैन को ले लेते हो 5-6 जे वो, तो आप इस तरह विन नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना होगा कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम के रिकॉर्ड बढ़िया है, कौन से टीम के रिकॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इंडिया वर्स ऑस्ट्रेलिया का मैच है, या फिर इंडिया वर्स वेस्ट इंडीज़ का मैच देख लीजिए। तो इसमें आपको कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है? इंडिया लग रही है, तो आप दो टीम बनाइए इंडिया के फेवर में, और एक टीम बनाइए आप हारने वाली टीम के फेवर में। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है तुक्के से मैच जीत जाए, वेस्ट इंडीज जीत जाए, लेकिन वैसे तो ये जो T20 मैच था उसमें तो कांटे की टक्कर हो रही थी इंडिया वर्स वेस्ट इंडीज़ का, और सीरीज हरा भी दिया हमें। बहुत ही खराब लगा हमें कि जिससे जो टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई उससे हम हार चुके हैं। ये हार्दिक पांड्या कुछ यूनिक कैप्टन है, बोलते हैं कि MS धोनी से कप्तानी सीख के आ रहा हूँ, और पता नहीं शायद MS धोनी भी ऐसा कप्तानी करता हो गया। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और तो छोड़िए वो सब बात को, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी टीम जीत रही है। ये चीज़ है, जैसे कि इंडिया अगर जीत रही है तो इंडिया के फेवर में दो जीतने वाली टीम बनाइए, और एक टीम बनाइए आप इंडिया के हारने वाले फेवर में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी कभी देखते होंगे आप कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया, और इसी तरह नीदरलैंड ने या स्कॉटलैंड ने इसको वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, और वही वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को हरा दिया सीरीज 3-2 की सीरीज। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी कोई पक्का नहीं है कि ये टीम जीतेगी तो जीतेगी, कभी कभी हार भी जाती है, लेकिन 90% चांस तो वही उसी टीम का रहता है जो टीम स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि इंडिया वर्स ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये टक्कर की टीम है, ये है टक्कर की टीम। और यही आप इंडिया वर्स बांग्लादेश, इंडिया वर्स श्रीलंका कभी कदार हरा देती है, लेकिन और यही आप इंडिया वर्स ये अफगानिस्तान, इंडिया वर्स नीदरलैंड, इन सभी को आप रखिए। इंडिया वर्स आयरलैंड का जो अभी सीरीज चल रहा है, तो ऐसी अगर मैच होती है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टीम जीत रही है। अगर पता है कि इंडिया जीत रही है तो इंडिया के फेवर में दो टीम बनाइए, और एक टीम बनाइए आप इंडिया के हारने के फेवर में। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है तुक्के से जीत जाए, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो वो टीम आपको बनानी कैसी है वो भी मैं आपको आज बता के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। बना के नहीं मतलब बता के दिखाऊंगा, बताऊंगा, जो समझिए आप। तो जैसे कि इंडिया जीत रही है तो इंडिया के 5 बॉलर्स रख लें। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर स्पिनर पीछे तो
5 स्पिनर रख लीजिए। क्यों इंडिया क्यों जीत रही है? क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स सारे विकेट निकाले हैं। और 5 स्पिनर रख लीजिए आप, और 2 ऑलराउंडर रख लीजिए, और 1 बैट्समैन रख लीजिए। ये तो कितना हो गया? 5 5 2 7 7 और 1 8 8 प्लेयर आप इंडिया के रखिए, और 3 प्लेयर आप रखिए वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज के प्लेयर जैसे कि विकेट कीपर आप एक रख लीजिए, नहीं विकेट कीपर आप इसका ही रखिए, क्या इनका क्या वो जीतने वाली टीम की। क्यों कि आपको कैच पकड़ के देगा, आपको रन मार के देगा, तो यही सब आपको मार के देगा। तो आपके 5 2 7 1 8 प्लेयर आपके हो जाएंगे जीतने वाली टीम के। और बचे हुए 3 प्लेयर आपके कौन से होंगे वो भी मैं आपको आज बताता हूँ। तो 3 प्लेयर आपके, उसमें से 2 बैट्समैन रख लीजिए आप मिडिल ऑर्डर के, जैसे कि जो कि 4 या 5 नंबर पे आता है बैटिंग करने, और 1 बॉलर, 1 ऑलराउंडर रख लीजिए आप इसके टीम में। ऑलराउंडर में रख लीजिए आप एक ऑलराउंडर को आप ऑलराउंडर सेक्शन में रख लीजिए। क्यों? अगर वो टीम हार रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्ट इंडीज है, वो हार रही है, तो हारती क्यों है? क्योंकि विकेट गिर जाते हैं, रन नहीं बना पाते हैं। तो उस कंडीशन में ऑलराउंडर का बैटिंग आना कंफर्म होता है। अगर पिच पे स्पिनर को हेल्प है, फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प है, तो अगर स्पिनर को हेल्प है तो फिर भी विकेट निकलता है, फिर भी स्पिनर मैच जिताते हैं। और फास्ट बॉलर को हेल्प है तो फास्ट बॉलर मैच जिताते हैं। एक तरफा मैच जीतता है कि कैसे जीतता है? क्योंकि वहाँ पे कहर रहता है, कहर जो कहता है ना, कहर ढा दिया, वही चीज़ रहता है। अगर स्पिनर पीछे तो स्पिनर ने कहर ढा दिया, और फास्टर पीछे तो फास्टर ने कहर ढा दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जो आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा सारा मैच में लास्ट के में जो 7 या 8 नंबर पे आके 50 मार के देता है, 70+ मार देता है, रन मार देता है। क्यों? क्योंकि रन चाहिए वहाँ पे, और जो अगर नहीं मार पाता है तो फिर ऑल आउट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि अगर स्पिनर पीछे तो आप, या स्पिनर या बॉलिंग पीछे, अगर बॉलिंग पीछे तो आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ना, ये ओपनिंग के बैट्समैन ना रखें, टॉप ऑर्डर के भी बैट्समैन ना रखें, आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन रखें, 5 या 6 नंबर के, या ऑलराउंडर्स को रखें। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इंडिया जैसे कि 5 बॉलर्स आपने क्यों रखे, पांचों ने आपके विकेट निकाल के दिए, एक विकेट भी निकाल के दिया, और उसका सिलेक्शन कितना है? 0%, 1%। और पिच पे स्पिनर को हेल्प है, और सिलेक्शन कितना है? 1%। और उसने आपको 2 विकेट निकाल के दिया, 1 विकेट निकाल के दिया, और वो प्लेयर किसी के पास नहीं है। वो 5 के 5 जो विकेट निकाले हैं वो आपके पास है। क्यों? क्योंकि इंडिया जीत रही है, और इंडिया जीतेगी तो बॉलर्स विकेट निकालेंगे, तभी तो इंडिया जीतेगी। मतलब कि अधिकतर मैच में आपने देखा होगा कि विकेट निकालने के बावजूद ही इंडिया जीतती है। अगर आप रन कितना भी मार दे, आप 300+ मार दे और विकेट ना निकाले, तो आप मैच हार जाते हो। क्यों हार जाते हो? क्योंकि उधर के भी बैट्समैन चल जाते हैं तो मैच हार जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है हर मैच में। आपको रिस्क लेना हो, सबसे बड़ा बात यही है कि आपको रिस्क लेना होगा। आप अगर चाहते हो कि जैसे कि सुमन गिल 94% सिलेक्शन था T20 मैच में, मैंने फर्स्ट मैच में ड्रॉप किया, मैंने सेकेंड मैच में ड्रॉप किया, और मैंने थर्ड मैच में भी ड्रॉप किया था। मैंने 3 मैच में मैंने पूरा ड्रॉप किया, और 4th मैच में मैंने ले लिया था। क्यों? क्योंकि 4th मैच वहाँ पे जो सपाट पिच थी, तो मुझे पता था कि ओपनर वहाँ पे चलेंगे, तो इसलिए मैंने देखिएगा वहाँ पे ब्रेंडन किंग को लिया था,
और उनके बाद सुमन गिल, ये यशस्वी जायसवाल, इन तीनों को मैंने टीम में रखा था। और उस टीम में उसमें मैंने ये सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि कि यहाँ पे बैट्समैन पिच है, तो यहाँ पे जो लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन है वो उसका जब तक आएगा तब तक ये बॉल बचेगा नहीं। और सूर्य कुमार यादव तो आया नहीं था, और ऐसे ही दोनों ओपनर से ने ही रन मार के जिता दिया था। मैंने क्यों रखा था? 3 मैच में मैंने तुरंत ड्रॉप कर दिया था। मैंने फर्स्ट मैच में ड्रॉप किया, सेकंड में ड्रॉप किया, थर्ड में ड्रॉप किया, फोर्थ में मैंने कैसे ले लिया, और फिफ्थ में मैंने फिर ड्रॉप कर दिया था दोनों के दोनों स्पिनर्स को, ये ओपनर्स को। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फोर्थ जो वेन्यू है वो बैटिंग पिच है, तो वहाँ पे ओपनर्स रन बनाएंगे। और फिफ्थ में मुझे फिर पता चला कि यहाँ पे स्पिनर्स और बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प है, तो यहाँ से मैंने फिर ओपनर को ड्रॉप कर दिया था। और कायल मेयर्स मैंने 3 T20 3 वनडे मैच और 5 T20, 8 मैच में मैंने एक मैच में भी मैंने कायल मेयर्स को ट्राई नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव और ये क्या नाम है, युजवेंद्र चहल, इन दोनों का कहर था, इसलिए मैंने ड्रॉप किया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है। जो टीम जीत रही है उसके फेवर में 2 टीम बनाए, और जो टीम हार रही है उसके फेवर में 1 टीम बनाए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप फिर 15 टीम बनाइए एक जीतने वाली फेवर में, और 5 टीम बनाइए, या 5 नहीं तो और 3 टीम बनाइए आप हारने वाली फेवर में। और 15 टीम वो जीत रही है, उसमें से आप सभी को ट्राई करें, मतलब कि ज़्यादा कि जो टीम हार रही है उसके ओपनर्स को लेने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि वो टीम अगर हार रही है तो ओपनर्स अगर रन नहीं बनाएंगे तो ही हार रही है, और कोई उसका रीजन नहीं है। ओपनर्स अगर रन बना दे, 100+ रन बना दे, तो फिर टीम का हारना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता। फोर्थ मैच का बात अब फोर्थ वे का बात कर लेते हैं। तो चौथा चीज जो है वो है कॉन्टेस्ट, कि आप कौन सा कॉन्टेस्ट खेलते हो। अगर आप 49 वाला कॉन्टेस्ट खेलते हो, और अगर आप खेलते हो 39 वाला कॉन्टेस्ट, मैं भी पहले खेलता था। मैं भी लगभग कितने 4 से 5 महीने मैंने 49, 39 ये सब कॉन्टेस्ट खेला। क्यों? मुझे भी लगता था कि मैं 49 रुपये से मैं लाखों अर्न कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मुझे पता चला कि ये उतना आसान नहीं है, एक टीम से आप खेल सकते हो, जीत सकते हो। तो उसके बाद मैंने 20 टीम बनाना स्टार्ट किया, और वही 49 वाला जो ये है क्या कॉन्टेस्ट है, उसी से मैंने विन किया है। बहुत बारी मैंने विन किया है, लेकिन कभी भी अभी तक ग्रैंड लीग से उतना में 49 में मैंने विन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मेरा ड्रीम 11 पे। लगभग मैंने कब स्टार्ट किया था, मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था, नहीं फरवरी नहीं, मार्च में मैंने स्टार्ट किया था, IPL शुरू होने से पहले। और उस टाइम से मैं अभी तक 14 ग्रैंड लीग्स विन कर चुका हूँ। कई लोग तो लगभग 4 से 5 साल तक खेल रहे हैं, अभी तक एक भी ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाया है, और मैं अभी तक 14 ग्रैंड लीग्स विन कर चुका हूँ लगभग 3 से 4 महीने में, 3 या 4 महीने में। तो अब कॉन्टेस्ट खेले कितना, जो कि 125 का होता है, जिसमें से
फर्स्ट प्राइज रहता है 1 लाख। और भी कई सारे इसी तरह के बड़ा बड़ा कॉन्टेस्ट खेलिए। अगर आपको लगता है कि आप 49 का एक टीम बनाओगे, लक को रखोगे 90%, दिमाग लगाओगे 10%, और आप टीम बना के छोड़ दोगे, तो आप 49 वाला ये कॉन्टेस्ट लगाओगे, एक टीम बनाओगे और 90%, 90 क्या 100% आप लोग लगा देते हो लक पे ही, जाओ जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह से आप कभी भी ग्रैंड लीग्स विन नहीं कर सकते हो। मैं लिख के देता हूँ कि आप लक पे कभी भी ग्रैंड लीग्स विन नहीं कर सकते हो। आपको दिमाग लगाना होगा कि कितने राइटी हैं, कितने लेफ्टी हैं इन सभी टीम में, और कितने ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं, कितने लेग स्पिनर खेल रहे हैं। जैसे कि इंडिया की तरफ से मैंने अभी दिखाया था कि 9 राइटी खेल रहे हैं एक प्लेइंग 11 में, और तो 9 राइटी में से वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच है, एक इकलौता लेग स्पिनर है अकील हुसैन, उसका सिलेक्शन कितना है 6%, और वो खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? क्योंकि इंडिया की तरफ से राइटी है, वो आपको 5 से 6 विकेट निकाल के दे देगा। और वहीं से आप, अगर आपका वो कैप्टन रहेगा, रिस्क लेते हो तो आप ग्रैंड लीग खेलो, और नहीं तो फिर आप स्मॉल लीग खेलो। रिस्क लेते हो तो इस तरह आप ग्रैंड लीग्स खेलो। अकील हुसैन को आप, जैसे कि 9 बैट्समैन राइटी है और एक इकलौता लेग स्पिनर है, आप इसको बना दो कैप्टन। 0 सिलेक्शन मत देखो, सिलेक्शन से ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है, यहीं से आप गड़बड़ कर देते हो सिलेक्शन देख के कि यार ये तो 98% सिलेक्शन है, ये अगर मार देगा तो फिर तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन वो मारता नहीं है। अगर आपको भरोसा है, रिस्क लेते हो, तो फिर आप उसे ड्रॉप करो। तो अगर अकील हुसैन है तो उसे 6 विकेट निकाल दिया, 5 विकेट निकाल दिया 10 ओवर में, और वो हारने वाली टीम में कैप्टन है। क्यों? क्योंकि आपने तो वो टीम बनाई थी, उसको तो आप बना के भूल गए थे कि मैंने एक टीम बनाई थी, वो हार गई है, पहले सोच लिया था आपने। अगर हो सकता है कि अगर वेस्ट इंडीज जीत जाए, किसी भी कंडीशन में अगर वेस्ट इंडीज जीत जाए, तो लेग स्पिनर उधर से अकील हुसैन वो 4 से 5 विकेट निकाल के आपको दे देगा। तो इन सभी चीज, ये अगर वो आप कैप्टन होगा तो 4 विकेट कितना हो गया, 30 120 120 120, मतलब कि लगभग 250 के लगभग आपको पॉइंट देगा। और उसका सिलेक्शन, कैप्टन का सिलेक्शन कितना है 1%, मतलब 1% से भी कम हुआ अकील हुसैन का शायद, या और कोई भी जैसे कि बॉलर्स रख लो। तो अगर 1 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट आप खेल रहे हो, उसमें से आपका कैप्टन कौन है? अकील हुसैन। उसका कैप्टन का सिलेक्शन कितना है 1%, 1% से भी नहीं, 0.5% लगभग। तो 1 करोड़ का 10%, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख का 1%, 10%, 1 लाख, 1 लाख मतलब 50,000। 1 करोड़ में से आप 50,000 से नीचे आ जाओगे, मतलब कि आपको वो कितना हो गया, 99 लाख, हाँ 99 लाख 50,000 आदमी से आपको दूर चला जाना। आप क्लीन स्वीप कर जाओगे 99 लाख 50,000 आदमी से, अगर आप रिस्क लेते हो तो। आपको वो 99 लाख 50,000 आदमी जो है, उसको आपको साइड में रख देना, उन सभी को आपको भूल जाना है। क्योंकि आपको सिर्फ लड़ना है किनसे? जो कि प्रो प्लेयर्स है, जो कि रिस्क लेते हैं, आपके जैसा, हमारे जैसा रिस्क लेके खेलते हैं। तो उन सभी 50,000 प्लेयर से आपको लड़ना है, उन सभी 50,000 आपको टीम से लड़ना है। तो इसलिए रिस्क लेके आप टीम बनाइए, और किस्मत के भरोसे बिल्कुल ना बनाए। आप दिमाग लगाइए कि लेग स्पिनर आउट करता है इसको, राइटी को, और ये ऑफ स्पिनर आउट करता है लेफ्टी को। और जहाँ तक की बात कर लेते हैं, अगर फास्ट बॉलर है तो जो बाएं हाथ का जो फास्ट बॉलर होता है, जैसे कि अर्शदीप सिंह, वो आउट करता है राइटियों को। और दाएं हाथ का जो बॉलर है, जैसे कि मोहम्मद शमी और ये
सिराज, ये सब तो फास्ट बॉलर तो किसी को भी आउट कर सकते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि राइटी है या लेफ्टी है, क्योंकि ये बॉल को इन स्विंग कराते हैं, आउट स्विंग कराते हैं, ये किधर भी बॉल कर सकते हैं। जैसे कि जसप्रीत बुमराह, बुमराह, इनकी वापसी हो चुकी है हमारी टीम में। कल ही मैंने देखा था, फर्स्ट बॉल पे किया, तुरंत चौका मार दिया। सेकंड बॉल में तुरंत बॉल ऑफ साइड में जा रही थी, वहां से स्विंग होके बॉल सीधे स्टंप पे जाके लगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बॉलर है, प्रीमियम बॉलर है इंडिया का, इसलिए उसे पता है कि कहाँ पे बॉल करूंगा तो कहाँ पे कैसे जाके बॉल बनेगी। लगभग कि 11 महीने बाद वो टीम में वापसी कर चुका है। तो जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है, तो और मैं चाहता हूँ कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ये सब फिट हो जाए। तो ये सब अगर फिट हो जाते तो मैं एशिया कप और वर्ल्ड कप, इन सभी का मैं प्लेइंग 11 बता देता हूँ, और मैं अपने फेवरेट टॉप 15 प्लेयर को मैं बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स मेरे हिसाब से पसंदीदा प्लेयर है। तो यहाँ से मैं प्लेइंग 11 में रखना चाहूंगा रोहित शर्मा को ओपन, उसके कैप्टन ओपनिंग करेगा कैप्टन सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। ये 11 प्लेयर मेरे प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं। और बात कर लेते हैं अगर बेंच प्लेयर की, तो यहाँ से मैं अक्षर पटेल को रखूंगा, और इसके बाद यहाँ से एक चहल को रखूंगा, दो, एक मैं ईशान किशन को रखूंगा, 3, एक मैं संजू सैमसन को रखूंगा, और एक मैं यहां से रखूंगा तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा भी काफी ज्यादा बेहतरीन प्लेयर है। तो ये मेरा 15 प्लेयर है, जो कि मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप के लिए एकदम मस्त प्लेयर है। इसमें से एक संजू सैमसन भी विदाउट फॉर्म में है। अगर संजू सैमसन ने अपने आप को यहाँ से निखार दिया, अपने आप को यहाँ अपना जलवा दिखा दिया, तो फिर संजू सैमसन का भी यहाँ से पक्का हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।